हेलो। यस मैम, दिख रहा है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि भाई नेचुरल जस्टिस की जरूरत क्या है। ठीक है, कि जब भी हमारे संग कुछ भी अनजस्ट होता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं, कोर्ट जाते हैं कि हमको भाई जस्टिस मिल सके। और वहां पर अगर हमको नहीं मिलेगा, बायस तरीके से कोई भी काम होगा, तो यहाँ पर कह सकते हो आप डिफीट ऑफ जस्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू मीट द एंड ऑफ द जस्टिस, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। ठीक है, तो पहला केस लॉ जो यहाँ पर एक कह सकते हो आप, इसने एक्सटेंड कर दिया डॉक्ट्राइन ऑफ नेचुरल जस्टिस को रिगार्डिंग इन द कह लो आप फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग, वो था रिच वर्सेस बाल्डवन। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट केस जो मेंशन करना पड़ेगा अगर नेचुरल जस्टिस का टॉपिक आ जाता है। ठीक है, इसने क्या किया, जो नेचुरल जस्टिस की डॉक्ट्राइन थी उसमें एक तरीके से एक्सटेंड कर दिया, चीजें ऐड कर दी, बहुत सारी स्कोप बढ़ा दिए इस डॉक्ट्राइन के। ठीक है, फिर नेचुरल जस्टिस प्रेजेंट्स हायर प्रोसीजर प्रिंसिपल डेवलप बाय जजेस। अब हमने ये भी देखा था कि नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल इवॉल्व कैसे हुआ, तो थ्रू डिफरेंट डिसीजंस कंट्रीज, थ्रू वेरियस कंट्रीज, थ्रू प्रेसिडेंट्स एंड ऑल, धीमे धीमे ये जो प्रिंसिपल था वो धीरे धीरे इवॉल्व हो गया नेचुरल जस्टिस का। और जब आप बात करते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो अंदर आर्टिकल 14 there is it is given that is there should be equality before law and equal protection of law। ठीक है, कि there should not be any discrimination on the basis of caste, creed, religion, sex etc। ठीक, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, जैसे कि हम लोग जुडिशियल रिव्यू में देखते थे कि इसका जो कंसेप्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर है इम्प्लाइड। ठीक है, एक्सप्रेस वे में नहीं है, तो इम्प्लाइड मैनर में कहाँ कहाँ कौन कौन से आर्टिकल्स के अंदर ये जुडिशियल रिव्यू हमको देख सकते हैं। इन द सेम मैनर जो नेचुरल जस्टिस का भी कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं हम कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू डिफरेंट आर्टिकल्स के थ्रू विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ जुडिशरी, आप कह लो कि ये जो प्रिंसिपल है वो है इवॉल्व हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है, जो नेचुरल जस्टिस है जो कंसेप्ट, वो दो प्रिंसिपल्स के अंदर यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। एक पहला है नीमो जोडेक्स इन कॉसस हुआ, और दूसरा है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ठीक है, तो जो पहला वाला है उसको हम क्या कहते हैं, रूल अगेंस्ट बायस। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, दैट इज जिसके पास, जिसको देखना हो क्या क्या चीज कवर अप करनी, क्योंकि मैंने बहुत ही जल्दी अभी 5 मिनट के अंदर ये बनाया है, तो मैं भेज दूंगी वाली स्लाइड। ठीक है, तो ये रूल अगेंस्ट बायस को बोलते हैं, ऑडी अल्ट्रम पार्टम को क्या बोलते हैं, कल क्या बताया था। दूसरे पक्ष को भी सुनो। हाँ, क्या बोलते हैं, फेयर रूल हियरिंग भी ऑफ कह सकते हैं आप। रूल ऑफ ठीक है, फेयर हियरिंग। ठीक, तो ये अगर दोनों में से किसी भी नाम से आ जाता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का मतलब एक ही है। देन तो हम लोगों ने जो नीमो जोडेक्स इन कॉसस हुआ पढ़ा था, उसके मतलब क्या था कि नो मैन शैल बी जज इन हिज ऑन कॉज, और क्या, या फिर जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है उसको इम्पार्शियल होके विथआउट बायसनेस काम करना है। ठीक है, कि अगर कोई भी आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है उस पर्टिकुलर केस में, तो आपको कहीं ना कहीं उस केस की हियरिंग में आपको बैठना ही चाहिए, डिसीजन के समय आपको होना ही नहीं चाहिए अगर आप वो डिसाइड कर रहे हो। और कहीं ना कहीं क्योंकि यहाँ पे आप किसी भी तरीके का इंटरेस्ट हो सकता है, जो कि हम ये देखते हैं बायस किस तरीके के होते हैं, 3 टाइप के बायस हमने पढ़े थे, पर्सनल, पिक्यूनरी, बायस इज टू सब्जेक्ट मैटर। तो जज का अगर किसी भी पॉइंट पे इन तीनों में से कोई एक भी पॉइंट अगर क्लैश कर रहा है, जब आप बैठे हो कोई डिसाइड कर रहे हो केस, तो आपको कहीं ना कहीं आपका जो डिसीजन है वो इफेक्ट होगा। इफेक्ट होगा तो जो सही जजमेंट आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो अगर इन तरीके की चीजें आती हैं तो आपको सो मोटो वो केस को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, पर यहाँ पे बहुत सारे केस लॉस हैं, ये आप देखोगे जो मैंने नीचे लिख रखे हैं, कि कुछ केस लॉ मैंने क्लास में जब ऑफलाइन पढ़ाए थे तो और सारे पढ़ाए हैं, आप बुक से देख सकते हैं कि इन सारे केस लॉ में इस तरीके के बायसनेस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो हमने 3 तरीके के बायस पढ़े थे, पर्सनल बायस, पेक्यूनरी बायस, बायस एज टू सब्जेक्ट मैटर। अब यहाँ पे पहले सेकंड वाला ऑडी अल्ट्रम पार्टन में क्या था, ऑडी अल्ट्रम पार्टन में क्या था कि हम लोग को दोनों पार्टी को सुनना है, किसी भी पार्टी को, किसी भी पर्सन को बिना सुने कंडेम नहीं करना है। ठीक है, या फिर
इन द फेयर प्ले हम लोग करना है, दैट इज हैज टू बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। आपका जो डिसीजन होना चाहिए दैट हैज टू बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल, और दोनों पार्टीज को आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर चांस देना है सुनने का, ठीक है। किसी को भी अनहर्ड आप कंडेम नहीं कर सकते। तो अगर इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो प्रिंसिपल्स देख लिए नेचुरल जस्टिस के, जो कंसेप्ट था उसके दो प्रिंसिपल, एक रूल अगेंस्ट बायस एंड रूल ऑफ फेयर हियरिंग, ठीक। उसके बाद बायस को हमने डिवाइड कर दिया था तीन में। तीन तरीके के बायस होते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज पर्सनल बायस, सेकंड पेक्यूनरी बायस एंड थर्ड बायस एज टू सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। पर्सनल बायस कहाँ पे होता है, विच इज रिलेटेड टू पीपल, ठीक है। कि कोई आपकी जो पार्टी है, आप मान लो जज हैं और कोई भी आपके सामने कोई पार्टी आती है, दो लोग, तो उसमें से जो एक पार्टी है, या तो आप उसके अगेंस्ट इन, अगर मतलब एग्जाम्पल ले रहे हैं, हो सकता है आप उसके अगेंस्ट हो सकता है आप उसके फेवर में हो। अगर फेवर में हो तो हो सकता है उसने कुछ गलत भी किया हो, फिर भी आप उसके जो जजमेंट आपको देना चाहिए उस तरीके की आप पनिशमेंट उसको नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं बायस तरीके से वहां वर्क करेंगे। अगर आप अगेंस्ट में हो तो हो सकता है वो बेगुनाह भी हो, फिर भी आप उसको सजा दे दें, ठीक है, या उसके अगेंस्ट कोई ऐसा डिसीजन सुना दें, ठीक। तो यहाँ पे बायस, जो पर्सनल बायस है, ये दो तरीके का हो सकता है, एक फॉर में भी हो सकता है, एक अगेंस्ट में भी हो सकता है, ठीक है। अब पेक्यूनरी बायस में कहा क्या था, जब मनी के मैटर से रिलेटेड कोई इस तरीके का बायसनेस आ जाती है कि जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर है वो मनी से रिलेटेड है, जहाँ पे जज का पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, ठीक। तो वहां पे इस तरीके के डिसीजन हैम्पर कर सकते हैं पेक्यूनरी बायस के मामले में, ठीक है। फिर कोई भी ये मतलब अपना घाटा तो चाहेगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर जज का भी कोई यहाँ पे मनी मैटर से रिलेटेड कोई चीज यहाँ पे आएगी सामने, तो ऑब्वियस सी बात है वो कहीं ना कहीं खुद को ही प्रेफरेंस देगा। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ठीक। फिर हमने पढ़ा था बायस एज टू सब्जेक्ट मैटर। अब सब्जेक्ट मैटर क्या था कि भाई कहीं भी अगर हमने किसी भी टॉपिक पे हमारा टर्म क्या यूज किया था, प्री फॉर्म्ड ओपिनियन है, ठीक है। प्री फॉर्म, हमने पहले से ही उस के टॉपिक के बारे में कोई धारणा बना रखी है। उस तरीके के सब्जेक्ट मैटर में जो जनरल इंटरेस्ट है या फिर प्री फॉर्म इंटरेस्ट है वो इफेक्ट करेगा जजमेंट को, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आपके वो किसी मैटर से रिलेटेड आपकी जो थॉट्स हैं जो वो इन क्लैश भी हो सकते हैं, इन फेवर भी हो सकते हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर इन क्लैश हैं और उससे रिलेटेड कुछ भी आता है आपके सामने, तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं जो प्री डिसाइड आप कर चुके हो उस पर्टिकुलर के आपके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, जजमेंट को इफेक्ट करेगा। आप न्यूट्रल मैनर में आप उसका डिसाइड नहीं कर पाओगे, ठीक। तो इस तरीके के बायस जो तीन तरीके के बताए गए हैं वो कहीं ना कहीं हैम्पर करते हैं आपकी प्रोसीडिंग्स को, आपके जजमेंट को, ठीक। तो इन केस लॉस के थ्रू ये आपकी बुक में ओवरऑल सब कुछ मेंशन है, ये दिया गया है, क्योंकि हम लोग इसलिए पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है वो कवर अप कर लिए स्लाइड के थ्रू कि यहाँ यहाँ आपको बुक में हिट करना है, जहाँ जहाँ आपको पढ़ना है, ठीक है। इतना समझ आ रहा है? यस मैम। जो लोग जैसे जो लोग ने ऑफलाइन नहीं पढ़ी थी, ठीक है। ठीक। तो एक एक करीपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस का किसी को कुछ पता है? हम लोग के पास 10 ही मिनट है, 1 बजे से मेरा दूसरा क्लास भी है, जल्दी बताइए। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के सेंस में कुछ पॉइंट्स, एक एक यस करीपक मैम। वर्सेस, हाँ। मैम ये कोई एक मेंबर थे सुप्रीम कोर्ट में वो नॉमिनेट हो गए थे मैम। किसमें? और मैम याद नहीं आता मैम, एक कुछ सिलेक्शन बोर्ड करके था कुछ उसमें वो उनको एक जो कोई उनको भी नॉमिनेट ये कर गया था, वो सेक्शन बोर्ड में उनका नाम था, फिर बाद में उन्होंने विड्रॉ कर लिया, ऐसा कुछ है। हाँ, वो कौन यहाँ पे किसने पढ़ रखा है जिसको हमने बताया था, किसी को याद है? सुशील? याद नहीं है। क्यों नहीं भी याद है भाई? दीक्षा? कौन कौन बैठे हैं?
एक एडवर्टाइजमेंट निकली थी फॉर द गवर्नमेंट पोस्ट, ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट की पोस्ट के लिए एक एडवर्टाइजमेंट निकली थी। तो ये मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स ने वहां पे क्या किया, अप्लाई किया, ठीक है। तो जो एक्टिंग चीफ कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट थे, उस पोस्ट पे थे, AK करीपक, ठीक है, उन्होंने भी इस पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया। समझ में आ रहा है कि एक एडवर्टाइजमेंट निकली गवर्नमेंट पोस्ट के लिए, कौन सी पोस्ट थी वो, पोस्ट ऑफ चीफ कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट, ठीक। और जो हमारे एक्टिंग चीफ कंजर्वेटिव फॉरेस्ट थे वो कौन थे, AK करीपक। वो जो टीम थी, इंटरव्यू वाली टीम, उसमें भी थे और एज ए कैंडिडेट भी थे। समझ में आ रहा है, ठीक। तो बाकी जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि आप सिलेक्शन कमेटी में भी हैं, एट द सेम टाइम यू आर ए कैंडिडेट, ठीक है। जब आप कैंडिडेट भी हो और सिलेक्शन कमेटी भी में भी हो तो कहीं ना कहीं आपका इन्फ्लुएंस होगा, जो आपकी कमेटी बैठी हुई है और मेंबर्स पर, होगा कि नहीं होगा? यस मैम। ठीक है, तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक। फिर यहाँ पे बायस, कहीं ना कहीं बायस आ ही जाएगा। यहाँ पे कौन सा बायस, पर्सनल बायस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फॉर भी हो सकता है, अगेंस्ट भी हो सकता है, ठीक। तो जब पर्सनल बायस यहाँ पे आ जाएगा, आपको पहले से लोग जानते हैं, आप एक्टिंग चीफ वहां के हो, ऑलरेडी हो कंजर्वेटिव फॉरेस्ट के, और वहां पे पोस्ट आई है चीफ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं पर्सनल बायस की वजह से आपका सिलेक्शन हो सकता है, इसलिए वहां पे जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने इसको अपोज कर दिया, ठीक है, कि आप सिलेक्शन कमेटी में भी हैं और कैंडिडेट भी हैं। तो यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड किया कि भाई कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो सकता है ऑन द पैनल, इसलिए इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, ठीक है। मतलब फेवर में किसके गया, जो पार्टी थी, जो मतलब जो अपोज कर रहे थे कैंडिडेट्स, ठीक है। तो AK करीपक को यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट आया ये डिसीजन, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं था। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप पर्सनल बायस के अंदर उसको डाल सकते हो केस लॉ के अंदर, केस लॉ को। समझे सुशील, अविनाश, शिव? यस मैम। इस तरीके से आ गया। यस मैम। जहाँ पे इस तरीके पर्सनल बायस, पेक्यूनरी बायस, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड बायसनेस के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। आपको मिल जाएंगे बहुत आसानी से, उसी बुक में मेंशन है, केसरी में भी है, उपाध्याय में भी है, ठीक है। तो एक जैसे मिनरल डेवलपमेंट वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ था दो पार्टी थी, दो पर्सन थे, आप समझ लो, वो एक तरीके से एक दूसरे के अगेंस्ट थे, पॉलिटिकल यहाँ पे एजेंडा था थोड़ा, ठीक है। तो एक जो कह सकते हो आप राज नरेंद्र करके नाम है उनका, वो इलेक्शन में अपॉइंट हुए और उन्होंने क्या किया, इलेक्शन जीत लिया, ठीक है। और फर्दर क्या हुआ, जिनके अगेंस्ट वो खड़े थे, जो मतलब सामने वाली पार्टी थी, वो कहीं ना कहीं दोनों दुश्मनी में थे। एक तो अगेंस्ट खड़े हुए थे, वो पहले से उनकी बहुत पुरानी दुश्मनी चलती चली आ रही थी। तो जब पर्टिकुलर उसके जो सेकंड पर्सन था, उसने वो इलेक्शन जीत लिया, तो जो उनके सामने वाली पार्टी थी जो हार गई, उनके एक कह सकते हो आप लोग, जो माइका वगैरह एक्सट्रैक्ट करने की जो वो होती है, लीज वगैरह पे नहीं होती, लाइसेंस वगैरह मिलता है, खनन टाइप का नहीं होता है, जैसे बालू का होता है और मार्बल्स एंड ऑल, ये सारी चीजें, यस मैम। ठीक है। जो खनन का था वो 99 ईयर्स के लिए उन्होंने लाइसेंस लिया था। मतलब एक पार्टी जो जीत गई थी, दो लोग इलेक्शन में खड़े हुए, दोनों एक दूसरे के मतलब एकदम टक्कर के थे और बहुत ही उनकी दुश्मनी थी, ठीक है। उनमें से एक जीत गया और जो हार गया उसका पास एक लाइसेंस था, किसका, 99 साल के लिए माइका को एक्सट्रैक्ट करने का, ठीक है। और कितने विलेजेस से, 3000 विलेजेस से, वो 99 साल तक एक तरीके का उनका पूरा लाइसेंस पीरियड था, लीज पे समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब वो जीत कर गया, जो सेकंड वाला पर्सन था जिसने इलेक्शन जीत लिया था, वो बन गया मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू में, उनको पोस्ट मिल गई, ठीक है। उन्होंने जब मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू की पोस्ट मिल गई उनको, तब उन्होंने क्या किया, जो ये उनके अपोजिट में थे, जिनके पास ये लाइसेंस था, उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। समझ रहे हैं? मतलब पोस्ट मिलने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद, जो सामने खड़ा था उनके अपोज में, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया, जो ऑलरेडी इतने सालों से चला आ रहा था, ठीक है। इस पर्टिकुलर चीज को जो अपोजिट पार्टी थी जिसका लाइसेंस कैंसिल हुआ था, उसने चैलेंज कर दिया,
ठीक है, उन्होंने चैलेंज किस बेसिस पे किया, पर्सनल बायस के बेसिस पे, कि ये उनका कहीं ना कहीं पर्सनल एनिमिटी थी, इसलिए पर्सनल एजेंडा बना के इन्होंने क्या किया, हमारा जो लाइसेंस था उसको कैंसिल कर दिया, जबकि उनको लाइसेंस एकदम फेयर उसमें मिला हुआ था 99 साल पे, 99 साल के लिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर को क्वैश कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एनिमिटी। ठीक है, कि यहाँ कहीं ना कहीं पर्सनल बायसनेस थी। हेलो, यस मैम आ रही आवाज। ठीक है, इसी तरीके से जो टाटा सेलुलर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, यहाँ पर भी यही है कि एक शायद वो थी, आज मेरे पास बुक तो नहीं है, एक कंपनी थी जिसमें एक बेटा, जो मतलब पर्सन है, जो फादर है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ठीक है, और उनका जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनसे रिलेटेड कुछ उनका समझ लो जिस डिपार्टमेंट में है वो टेंडर वगैरह इशू करते हैं। ठीक है, वो डिपार्टमेंट टेंडर इशू करता है, तो इनके फादर का और इनका बेटा एक कंपनी में काम करता है। ठीक है, तो इनके फादर का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस था इनके बेटे की कंपनी को टेंडर दिलवाने के लिए। ठीक है, था कि कहीं ये टेंडर इनके फेवर में आ जाएगा, क्योंकि इस कंपनी में जो इनका बेटा काम कर रहा है और इस कंपनी को दे रही है टेंडर सबको, वो कहीं ना कहीं पर्सनल बायस की वजह से यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो सकता है, इनका टेंडर जो है इनके नाम जा सकता है। और वही बात हुई कि जो फादर था उसने अपने बच्चे के फेवर में, सन की कंपनी के फेवर में, या फिर नहीं, सन जहाँ पे काम करता था उस कंपनी के फेवर में जो टेंडर था वो दे दिया। ठीक है, और इस पर्टिकुलर चीज को चैलेंज कर दिया गया बाय अदर कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल बायस। ठीक है, तो आप लोग खुद आप जानते हो, पर्सनल आप एक्सपीरियंस सबका होता ही है कि इस तरीके के बायसनेस बहुत कॉमन है। ठीक है, कि आप फेवर में कहीं ना कहीं रहते ही हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये बायस कर रहे हैं। ठीक, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आप कह लो, डे टू डे लाइफ में आप देखते ही रहते हो इस तरीके के बायस को, है कि नहीं? सभी लोग यस देखते मैम। रहते हैं, है ना? तो ये भी इन्होंने अपना बेटे की कंपनी के फेवर में ये टेंडर इशू कर दिया था, उसको भी बाद में क्वैश डाउन कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपका टाटा सेलुलर है, ये केस जरूर बुक से पढ़ लेना, आपको फिर से समझ आ जाएगा। एक ही करीब पर जहाँ पे वो खुद सिलेक्शन कमेटी में थे और खुद ही कैंडिडेट थे, तो वहां पे क्वैश डाउन हो गया था। मिनरल्स डेवलपमेंट में दो लोग इलेक्शन में खड़े हुए, एक जब मिनिस्टर की पोस्ट पे आ गया उसी पर्टिकुलर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने सामने वाले का जो लाइसेंस था मीट का एक्सट्रैक्ट करने का, वो कैंसिल कर दिया था। ठीक है, वो भी पर्सनल बायस के बेसिस पे। टाटा सेलुलर में भी यही हुआ कि भाई बेटे को टेंडर दिलवाने के लिए जो फादर वाली जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था उसने बायस तरीके से काम किया था, उसमें पर्सनल बायस इन्वॉल्व था और टेंडर उनके सन की जो कंपनी थी उसके फेवर में आ गया था। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पर्सनल बायस था। आर वर्सेस ब्रेंसले में जो जजेस की बेंच थी, 7 जजेस की बेंच थी, आप इसका फैक्ट और देख लेना, उसमें से 5 जजेस का कहीं ना कहीं इसमें, एक सेकेंड, पिक्यूनरी बायस आई थिंक इन्वॉल्व था, मेरे पास अभी बुक नहीं है। तो 7 जजेस की बेंच में से जो 5 जजेस थे उस पर्टिकुलर मैटर में पेक्यूनरी बायस इन्वॉल्व था, इसलिए जो डिसीजन आया था उन्होंने अपने ही फेवर में ले लिया था। समझ रहे हैं? इसलिए उसको फिर फर्दर क्वेश्चन डाउन कर दिया गया था। ठीक है, और आरसी कोपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है, ये जरूर देख लेना। इसमें 248 के करीब बैंक का नेशनलाइजेशन होना था। ठीक है, इंडिया में। ठीक, और जजेस क्या थे, उनमें कुछ शेयर होल्ड कर रहे थे, जो ना साल वाले जो बैठे होते हैं उनका शेयर था इसमें। ठीक है, तो 48 बैंक का नेशनलाइजेशन होने वाला था इंडिया में, और जो जजेस है उनका कहीं ना कहीं पिक्यूनरी इंटरेस्ट इन्वॉल्व था उन बैंक के साथ जिनका होने वाला था। तो उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने एक बात को बोला गवर्नमेंट को कि हमारा यहाँ पे पिक्यूनरी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इसलिए हम लोग को इस जजमेंट से दूर रखा जाए, मतलब इस पर्टिकुलर केस से। बट गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। ठीक है, और फर्दर क्या हुआ, जो केस आया वो वेंट हो गया अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? यस मैम। इसको फिर से पढ़ लेना, आरसी कूपर का केस है,
इसमें पिक्यूनरी इंटरेस्ट था। बैंक जो बैंक्स थी उनके जो पैसा लगा रखा था ऑलरेडी उन्होंने, जजेस ने, ठीक है, उन्होंने ऑब्जेक्ट भी किया कि भाई मेरे को यहाँ से हटा लीजिए क्योंकि वहां पे हमारा पिक्यूनरी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। पर गवर्नमेंट ने इसको ऑब्जेक्ट नहीं किया। फर्दर क्या हुआ, डिसीजन अगेंस्ट में आया था गवर्नमेंट के ही, ठीक है। गुल्लापाली नागेश्वर राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश रोडवेज। इसमें बैंक जो बसेस थी उनका नेशनलाइजेशन होना था कि भाई सिर्फ गवर्नमेंट बसेस चलेंगी और जो प्राइवेट बसेस हैं उनको बंद करना था, ठीक है। तो प्राइवेट बसेस के जो कहीं ना कहीं ये क्या हुआ, बाई लॉज या फिर रूल्स रेगुलेशन बनाने की बात आई, ठीक। तो ये जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए वो सामने नहीं रखे गए। किसके सामने नहीं रखे गए, जो इतने दिनों से हम लोग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में बात कर रहे हैं, किसके सामने नहीं रखे गए, उस पर्टिकुलर कमेटी के सामने नहीं रखे गए जिसके इंटरेस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व थे। किसके इन्वॉल्व थे, जो प्राइवेट बसेस चला रहे थे, ठीक है, उनका जो यूनियन था उनके सामने ये सारी चीजें रखी नहीं गई। देन एंड देयर डिसीजन ले लिया गया कि आज से ये बसेस बंद, प्राइवेट बसेस बंद, ठीक है। सिर्फ कौन वर्क करेंगी, गवर्नमेंट बसेस। इस पर्टिकुलर चीज को यहाँ पे चैलेंज कर दिया गया था क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सब्जेक्ट मैटर में बायसनेस, ठीक है। तो ये केस बेस्ड है बायस एज टू सब्जेक्ट मैटर में। कहीं ना कहीं सब्जेक्ट मैटर जो था उससे रिलेटेड बायसनेस थी जो मेन हेड था उसको, ठीक है। तो उसने सीधे सीधे यहाँ पे बैंक का नेशनलाइजेशन कर दिया था। सिर्फ प्राइवेट गवर्नमेंट बसेस, सॉरी बसेस चलेंगी, प्राइवेट बसेस नहीं चलेंगी। तो जो वहाँ की यूनियन थी और जो प्राइवेट बसेस के जो ओनर्स वगैरह थे उन्होंने ये कंटेंशंस रखी थी कि भाई हमारा तो अभी लोन भी नहीं चुक पाया है, हम तो पूरे बैंकरप्ट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, सारी उन्होंने अपनी डाली थी कंटेंशंस की। ऐसे आपने ऑल ऑफ सडन डिसीजंस कैसे दे दिए, हमारे सामने चीजों को भी नहीं रखा, और राइट टू हियरिंग, ठीक है, उसका मौका भी नहीं दिया आपने। ऑडी अल्ट्रम पार्टम भी यहाँ पे आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे बायस एज टू सब्जेक्ट मैटर था, ठीक। अब आ जाते हैं मेनका गांधी के केस पे। ये सारे केस आप लोग पढ़ लेना और फिर डाउट हो तो हमसे पूछ लेना, ठीक है। इतना समझ आ रहा है, यस मैम। ठीक। अब मेनका गांधी का केस तो सबको ही पता है, ठीक। इनको भी कहीं ना कहीं इनका क्या हुआ था, जो पासपोर्ट था, जी मैम, बिना बताए इनकम लॉस कर दिया है। कि भाई कि ये इनको, हाँ, ये सम ऑफिशियल पर्पस के लिए, वर्क के लिए इनको जाना था। सो शी अप्लाइड फॉर द पासपोर्ट अंडर द इंडियन पासपोर्ट एक्ट के अंदर इन्होंने अप्लाई किया था 1967 के अंदर, और इनका पासपोर्ट भी इशू हो गया था, ठीक है। बट क्या हुआ, इनको रीजनल जो पासपोर्ट ऑफिस था उससे इनको एक लेटर आया, ठीक है, क्या करने के लिए कि भाई जो आपका पासपोर्ट है वो इम्पाउंड कर दिया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इन द पब्लिक इंटरेस्ट। और पर्टिकुलर सेक्शन था पासपोर्ट एक्ट का, वो याद नहीं आ रहा है, उसके अंदर। और भाई ना ही कोई रीजन दिया गया, बस इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऐसा बोल के, जनरल पब्लिक। और यहाँ पे जो मेनका गांधी है उन्होंने उसके फर्दर फाइल की रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 के अंदर उन्होंने फाइल की थी। चैलेंज क्या किया था उन्होंने, गवर्नमेंट का ये एक्शन, और जो रीजन है वो ना बताने के, ठीक है। मतलब स्पीकिंग ऑर्डर्स, मतलब आप कह लो राइट टू हियरिंग भी आ जाएगा यहाँ पे, और रीजन नहीं बताए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्दर जो सेक्शन था उसको जो चैलेंज किया गया था, पासपोर्ट एक्ट का जो पर्टिकुलर सेक्शन था वो 14 और एट द सेम टाइम 21 दोनों के अगेंस्ट बता के उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये केस लॉ आता है वो ऑडी अल्ट्रम पार्टम के अंदर आता है, मेनका गांधी वाला, ठीक है। जस्ट फेयर एंड रीजनेबल, ठीक, समझ आया। कंचन, कौन कौन है? जी मैम, समझ में आ रहा है मैम। ठीक है, एक बार बुक से जी केस मैम। लॉ पढ़ लेना। ठीक है मैम। ये तीनों जो बायसनेस है उस पे बेस्ड है। रितिका, यस मैम। मैम ठीक है, मुझे समझ आ रहा है? जी जी हाँ, मैम। मैं ये स्लाइड शेयर कर दूंगी तो आप लोग ये केस लॉ जरूर देख लेना, ठीक है। आपके आंसर्स में होने चाहिए। शिव, यस मैम। समझ आया? यस मैम। ठीक। और भाई अपना अपना डेजर्टेशन सबमिट करो। सिर्फ एक का आया है अभी तक, दीक्षा का, ठीक है ना। असाइनमेंट में इतना टाइम मत दीजिए, सिर्फ 10 से 15 मिनट आप दिया करिए रोज,
वो 10 दिन बाद भी जमा कर देंगी तो चलेगा। डेजर्टेशन का काम में स्पीड लाइए, ठीक है। ओके। और जो हमारे अंडर ओके नहीं भी है मैम। वो लोग भी सब काम करें। मैडम आपसे एक चीज कहनी थी। हाँ बताइए। वो मैडम हम तो आपके ग्रुप में ही थे।